Assalamualaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Land Acquisition Act 1894. We have discussed up till section 28. In this video we are going to start from part 5. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Part 5 of Land Acquisition Act deals with the topic of apportionment of compensation. अब इससे क्या मुराद है? अपॉर्चमेंट ऑफ कंपनसेशन मींस कंपनसेशन जो मुआवजा तयन किया जाता है उस मुआवजे की तकसीम किस तरह से करनी है, और इसके जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो सेक्शन 29 और सेक्शन 30 हैं. हम वन बाय वन इन सेक्शंस को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 29 क्या कहता है. सो सेक्शन 29 स्टेट्स पर्टिकुलर्स ऑफ अपॉर्चमेंट टू बी स्पेसिफाइड. अब ये किन पर्टिकुलर्स की बात की गई है कि उनको ऑलरेडी स्पेसिफाई कर देना चाहिए, कहाँ पर स्पेसिफाई करना है, ये हम इस सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे. सो अगर हम इस सेक्शन को देखें तो ये सेक्शन कहता है वेयर देयर आर सेवरल पर्सन्स इंटरेस्टेड, if such person agree in the apportionment of compensation, the particulars of such apportionment shall be specified in the award, and as between such person the award shall be conclusive evidence of the correctness of the apportionment. अब हमने अभी तक पढ़ा गवर्नमेंट है, उसको कोई लैंड चाहिए अपने किसी पब्लिक पर्पस को इस्टेब्लिश करने के लिए. गवर्नमेंट ने जब वो लैंड एक्वायर कर ली थ्रू कलेक्टर ने क्या किया, कोई मौजू जगह तलाश की. जगह तलाश करने के बाद उस जगह से मुतालिक नोटिस जारी किया. नोटिस जारी करने के बाद तमाम लैंड ऑनर्स उसके सामने अपीयर हुए और अंडर सेक्शन 11 उसने उन तमाम लोगों की ऑब्जेक्शंस को सुनने के बाद अवार्ड जारी कर दिया. अब ये जो अवार्ड कलेक्टर जारी करेगा, इस अवार्ड के अंदर उसने क्या क्या चीजें मेंशन करनी है. सिंपली अगर तो कलेक्टर ने जिस बंदे की लैंड एक्वायर की है उस लैंड के एक से ज्यादा ऑनर्स हैं तो फिर वो कंपनसेशन की अमाउंट किस तरह से डिवाइड करेगा. जब एक से ज्यादा ऑनर्स हैं तो फिर अवार्ड के अंदर जो कंपनसेशन की अमाउंट लिखी जाएगी वो किसी स्पेसिफाइड ऑनर के लिए नहीं लिखी जाएगी, बल्कि उस लैंड के जितने भी ऑनर्स हैं उन तमाम ऑनर्स का उस कंपनसेशन के अंदर क्या क्या शेयर बनता है वो तमाम शेयर स्पेसिफाई करके उस अवार्ड के अंदर मेंशन कर दिया जाएगा. अब जब उसने अवार्ड तैयार करना है तो वो अवार्ड के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन करेगा. सबसे पहले उसका खसरा नंबर लिखेगा. खसरा नंबर लिखने के बाद जमीन का कितना रकबा एक्वायर किया जा रहा है उस रकबे को मेंशन करेगा. उसके बाद उस जमीन के कितने ऑनर्स हैं, यानी कितने खाता शरीक मालिकान हैं, उन तमाम ऑनर्स के नेम मेंशन करेगा. और उनके नेम्स लिखने के साथ साथ हर बंदे के नाम के आगे उसका कितना शेयर बनता है इस कंपनसेशन की अमाउंट के अंदर, इस मुआवजे में उनका कितना हिस्सा आता है, वो तमाम चीजें वो मेंशन करेगा. जितने भी ऑनर्स हैं, जितने भी मालिकान हैं, उन तमाम मालिकान के नाम के आगे उनका रिस्पेक्टिव शेयर लिख दिया जाएगा. सो सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग कंपनसेशन इस तरह से डिवाइड की जाएगी. उसके बाद है सेक्शन 30. सेक्शन 30 क्या कहता है? डिस्प्यूट एज टू अपॉर्चमेंट. अब इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर तो जो कंपनसेशन की अमाउंट इन ऑनर्स में तकसीम हुई है, इस तकसीम के ऊपर अगर इन ऑनर्स का डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, अगर वो इस कंपनसेशन की जो डिवीजन हुई है इसको नहीं मानते तो फिर क्या होगा. तो सेक्शन 30 स्टेट्स दैट इफ when the amount of the compensation has been settled under section 11, कि जब सेक्शन 11 के जारी करदा अवार्ड के अंदर कंपनसेशन की अमाउंट सेटल होगी कि किस बंदे का कितना कितना शेयर आता है इस कंपनसेशन के अंदर. इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस एज टू अपॉर्चमेंट ऑफ द सेम और एनी पार्ट देयर ऑफ और एज टू द पर्सन्स टू हुम द सेम और एनी पार्ट देयर ऑफ इज पेएबल. और अगर तो इन लैंड ऑनर्स के दरमियान डिस्प्यूट अराइज हो जाता है
कि फलां बंदा कहता है कि मैंने जमीन के ऊपर इतना काम किया है, लिहाजा मुझे मुआवजे में से इतनी रकम मिलनी चाहिए। दूसरा बंदा आता है और वो कहता है कि नहीं, मुझे इससे ज्यादा रकम मिलनी चाहिए, मैंने जमीन पर फलां फलां काम किया था। यानी कि हर बंदा दूसरे से ज्यादा मुआवजा जब डिमांड करता है, जब मीन्स टू से सेवरल ऑनर्स के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, तो फिर क्या होगा? द कलेक्टर मे रेफर सच डिस्प्यूट टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। तो कलेक्टर की क्या जिम्मेदारी है? वो क्या करेगा? वो इनके इस फैसले को इस डिस्प्यूट को रेफर कर देगा टू द कोर्ट। अब कोर्ट इनके इस डिस्प्यूट के ऊपर फैसला करेगी। यानी कि डिस्प्यूट अराइज हो गया, कलेक्टर अब उनके दरमियान आके इस डिस्प्यूट को सॉल्व आउट नहीं करेगा। कलेक्टर का काम कितना था? उसने सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन डिटरमिन करनी थी। कंपनसेशन का तयन करने के बाद उसने हर एक का रिस्पेक्टिव शेयर बता दिया अपने अवार्ड के अंदर। अब इसके बावजूद अगर उनके दरमियान डिस्प्यूट अराइज हो गया है तो फिर ये कलेक्टर क्या करेगा? ये कलेक्टर इस मामले को रेफर कर देगा टू दी कोर्ट। अदालत में जब ये मामला जाएगा तो अदालत फिर उनके इन शेयर्स को किस तरह से उनमें डिवाइड होना है वो डिसाइड करेगी। सो आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि कंपनसेशन की अमाउंट की डिवीजन बिटवीन दी सेवरल ऑनर्स किस तरह से होगी। एक ऑनर था, उसके लिए तो इजी थी, कंपनसेशन की सारी अमाउंट उसको दी जाएगी। लेकिन एक से ज्यादा ऑनर्स होंगे तो क्या तरीका कार अपनाया जाएगा, ये हमने सेक्शन 29 में डिस्कस किया। फिर उसके बाद अगर तो इस डिवीजन ऑफ द अमाउंट के ऊपर किसी बंदे का कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया तो फिर सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग कलेक्टर इनके इस मामले को रेफर कर देगा कोर्ट को। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज डिस्कशन। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।